Good morning. Today is 11th of April 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तमिलनाडु की एक सीट आर के नगर जो कि जयललिता की मौत के बाद में खाली हुई थी, वहां पे उपचुनाव या बाई इलेक्शंस होने जा रहे थे, जिसे इलेक्शन कमीशन ने रद्द कर दिया है क्योंकि मनी पावर का यूज काफी ज्यादा हो रहा था। वहां पे मतदाताओं को रिश्वत दी जा रही थी, ब्राइब दी जा रही थी। तो यह आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। नीचे का जो आर्टिकल है भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस को लेके है। ऑलरेडी 3-4 आर्टिकल्स हमने इसके बारे में डिस्कस किए थे। कंटेक्स्ट था कि जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, वो हमारे देश की विजिट पे आई थी। लेकिन ये आर्टिकल एक प्रकार से एनालिसिस कर रहा है कि विजिट का रिजल्ट निकला क्या, कौन कौन से एग्रीमेंट साइन हुए। तो इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे और इसके साथ में ये यहाँ पे जो साइड में आर्टिकल है इसे भी मिलाएंगे। ये तीस्ता पर फोकस करता है। यहां पे जो मेन आर्टिकल है वो एक प्रकार से रेस पर आधारित है। एक एमपी तरुण विजय उन्होंने स्टेटमेंट दी, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी उन्होंने कि हम इंडियंस एक प्रकार से रेसिस्ट नहीं हैं। लेकिन जो आर्ग्यूमेंट उन्होंने दिया इसके लिए वो आर्ग्यूमेंट काफी कंट्रोवर्शियल है। उन्होंने कहा कि देखिए, अगर इंडियंस रेसिस्ट होते तो वो साउथ इंडियंस के साथ में नहीं रह रहे होते, क्योंकि साउथ इंडियंस की स्किन का रंग थोड़ा ब्लैक होता है। तो इस प्रकार का कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट इन्होंने दी तरुण विजय ने। तो यह आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट एनालिसिस करता है रेस और दूसरी चीजों का। नीचे का जो आर्टिकल है भारत और फ्रांस के बीच में जिस प्रकार से कोऑपरेशन बढ़ रहा है इंडियन ओशन के अंदर में, उसको लेकर एक प्रकार से एनालिसिस किया जा रहा है इस आर्टिकल में। ये भी हम डिस्कस करेंगे। यहां पे जो आर्टिकल है, मेन आर्टिकल, बड़ा आर्टिकल है, ये मेंटल हेल्थ केयर से रिलेटेड है। हमें सारे पॉइंट्स पता है मेंटल हेल्थ केयर के, खैर उन्हें भी रिवाइज कर लेंगे, लेकिन एनालिसिस कर रहा है एक प्रकार के कौन बता रहे हैं कि जो बिल सरकार ने पास किया है कि किस प्रकार की खामियां हैं या फिर किस प्रकार से उन खामियों को दूर किया जा सकता है, किस प्रकार से उस बिल को इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो अच्छा आर्टिकल है ये मेंटल हेल्थ केयर से रिलेटेड। ये जो छोटे आर्टिकल हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। और आज ट्यूसडे है, सी राजा मोहन का जो आर्टिकल है वो अगर डिस्कस करके तो करेंगे, नहीं तो संडे को सी राजा मोहन का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। जो बाकी थिंक टैंक के आर्टिकल्स जो मैंने सिलेक्ट कर रखे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट वो आर्टिकल्स हैं, जैसे ही टाइम मिलता है संडे को वो डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो कंटेक्स्ट आपको बता देता हूं कि जयललिता की मौत हो गई थी तमिलनाडु के अंदर में। तो वो विधायक चुनी गई थी आर के नगर सीट से, फिर बाद में मुख्यमंत्री बनी थी, लेकिन उनकी मौत के बाद में ये सीट खाली हो गई। अब आपको ये भी याद होगा, देखिए पॉलिटिक्स से बातें हैं लेकिन बस थोड़ा कंटेक्स्ट बताने के लिए जरूरी है। जयललिता की मौत के बाद में जो एआईडीएम के पार्टी है वो दो फैक्शंस में डिवाइड हो गई थी। एक शशिकला का फैक्शंस, एक जो पनीर सेल्वम का फैक्शन था। अब देखिए बात यूं है कि बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल ये इलेक्शंस हो चुका है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि जो फैक्शन यह चुनाव जीत जाता है तो उस फैक्शन को लेजिटिमेसी मिल जाएगी कि वो जयललिता की जो लिगेसी है उसको इनहेरिट करेगा। इसलिए हर कीमत पे साम दाम दंड भेद का यूज करते हुए हर कोई पार्टी, इवन डीएम के जो दूसरी पार्टी है वो भी, सारे जो पार्टीज हैं यहां पे इस इलेक्शंस को जीतने के लिए बहुत ज्यादा एक प्रकार से एग्रेसिव रूप से कैंपेन कर रहे थे, सारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमली यूटिलाइज कर रहे थे। लेकिन इलीगली मनी का यूज किया जा रहा था। इसी आरोप के चलते इलेक्शन कमीशन ने यहां पे बायपोल को रद्द कर दिया और मतदाताओं को खुलेआम रिश्वत दी जा रही थी। देखिए, एक लिमिट के अनुसार एक विधानसभा चुनाव जो एक कैंडिडेट लड़ता है वो 28 लाख रुपए से ज्यादा खर्चा नहीं कर सकता, ऐसा इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस है। अब इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पे ऐसा कहा है कि अगर कोई इस रेड लाइन को ब्रीच करता है, यानी अगर कोई कैंडिडेट 28 लाख से ज्यादा रुपए खर्च करता हुआ पाया जाता है तो उसे 6 सालों के लिए इलेक्शन लड़ने से वंचित कर दिया जाएगा, यानी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट इनएक्यूरेट एक्सपेंडिचर डिटेल्स देता है, देखिए जब भी कोई कैंडिडेट इलेक्शन लड़ता है ना तो उसको इलेक्शन कमीशन को प्रॉपर डिटेल्स देनी पड़ती है कि जो भी मैंने पैसा खर्चा किया वो कहाँ खर्चा किया। अब इलेक्शन कमीशन कहता है कि जब कैंडिडेट्स अपनी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे कि कहाँ कहाँ उन्होंने एक्सपेंडिचर किया, कहाँ कहाँ खर्चा किया, अगर उसमें किसी प्रकार की इनएक्यूरेसी पाई जाती है तो 3 साल से उस कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ने से वंचित कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। कौन सी पावर्स के तहत में इलेक्शन कमीशन ऐसा करेगा? पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 और आर्टिकल 324 का यूज करते हुए। अब देखिए, अब बात उठती है कि इलेक्शन क्यों कैंसिल किया गया, डिटेल में बस सिर्फ मनी पावर के अंदर में भी कैसे किस प्रकार से एक प्रकार से वहां पे मनी पावर का यूज हो रहा था। देखिए, थोड़ा बैकग्राउंड देखेंगे तो लास्ट ईयर भी इलेक्शन कमीशन ने असेंबली इलेक्शन जब हुए थे तमिलनाडु के अंदर में 2 विधानसभा क्षेत्रों पे, यानी 2 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज थी ऐसी जहां पे उन्होंने इलेक्शंस रद्द कर दिया था, लेकिन उसका नतीजा कोई नहीं निकला। क्यों? क्योंकि देखिए फिर से जब वहां पे इलेक्शंस हुए रद्द होने के बाद में पॉलिटिकल पार्टीज ने उन्हीं कैंडिडेट्स को दोबारा से टिकट दी, तो फिर दोबारा से मनी पावर का यूज हुआ। लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन काफी सीरियस है। इस बार इलेक्शन कमीशन ने काफी सारे सेंट्रल ऑब्जर्वर्स भेजे, फ्लाइंग स्क्वाड की टीम्स भेजी, स्टैटिक सर्विलेंस की टीम्स भेजी, वीडियो सर्विलेंस की टीम भेजी, यानी वीडियो सर्विलेंस करवाई, तमाम तरह की चीजें अपनाई इलेक्शन कमीशन ने। लेकिन अफसोस की बात, ये चीजें भी काम नहीं कर पाई और काफी तरह की कंप्लेंट्स आई इलेक्शन कमीशन के पास में कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इनोवेटिव रूप से मनी पावर का यूज कर रही हैं
और जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जो वोटर्स हैं वहाँ पे उनको मिल्क के टोकन्स यानी दूध के टोकन्स दिए जा रहे हैं, उनके मोबाइल फोन्स रिचार्ज करवाए जा रहे हैं, उनके न्यूज़पेपर के जो सब्सक्रिप्शंस हैं उनको रिन्यू करवाया जा रहा है। इवन नो फ्रील बैंक अकाउंट्स हैं। नो फ्रील बैंक अकाउंट्स वो होते हैं जिसमें या तो जीरो या फिर मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना अनिवार्य होता है। मतलब दूसरे जो आमतौर पे हमारे जो प्राइवेट बैंक्स या दूसरे बैंक्स होते हैं ना, हमको एक मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है, जैसे 10,000 1000 हर एक में अलग अलग होता है स्टूडेंट में। लेकिन नो फ्रील बैंक अकाउंट्स आमतौर पे पुअर्स को यानी गरीब लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी में शामिल करने के लिए होते हैं। उनको या तो $0 मेंटेन करने पड़ते हैं या फिर बहुत ही कम। तो बात यूं है कि देखिए मोबाइल वैलेट्स यानी आजकल तो पेटीएम या फिर दूसरी जो भीम है, गवर्नमेंट ने अपनी जो एप्लीकेशन चला के रखी है, वहां पे भी डायरेक्ट पैसा डाल रहे थे। पॉलिटिकल पार्टीज इस प्रकार से नए इनोवेटिव तरीकों का यूज करते हुए इलेक्शन कमीशन के सर्विलेंस को अवॉइड कर रहे थे। और आगे वे फॉरवर्ड में क्या आता है देखिए, अगर जनता के विश्वास को रिस्टोर करना है, अगर पब्लिक कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करना है हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया यानी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, तो इलेक्शन कमीशन को उन सभी कैंडिडेट्स को डिबार करना होगा इलेक्शन लड़ने से जो इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं। तो ये वे फॉरवर्ड है। इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स में या कहीं भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इस आर्टिकल को अच्छे से हम यूज कर सकते हैं। अब देखिए अगला जो आर्टिकल है भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस को लेके है। और बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है हमारे भारत के दौरे पर आई और हमारे प्रधानमंत्री ने एक बात कही कि अर्ली रेजोल्यूशन की उन्होंने बात कही कि तीस्ता पे जो डिस्प्यूट है उसको जल्द से जल्द सुलझा लिया जाएगा। यह प्रधानमंत्री जी का यह कहना है 2 कमिटमेंट्स को शो करता है। कौन कौन सी 2 कमिटमेंट्स हैं? एक कमिटमेंट तो यह है कि देखिए यह दिखाता है, यह कहना कि भारत जो है कमिटेड है एक प्रकार से तीस्ता वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करने को लेके और तीस्ता रिवर पे जो डिस्प्यूट है उसको सोल्यूशन को लेके। दूसरा ये जो बात है वो यह भी बताता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बिल्कुल तैयार है वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है उनके साथ में काम करने के लिए। अब हसीना जो आई, शेख हसीना, उन्होंने भी कई तरह की बातें कही। उन्होंने कहा कि देखिए, शेख हसीना ने कहा कि देखिए इंडियंस ने काफ़ी साथ दिया बांग्लादेश को आज़ाद करवाने में 1971 की लड़ाई में, जो कि बांग्लादेश जब लड़ाई लड़ रहा था पाकिस्तान से आज़ाद होने के लिए। इवन 2015 में भी पॉलिटिकल पार्टीज एक मत हो गई लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करने को लेकर, जो कि देखिए लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट क्या था, बांग्लादेश और इंडिया में, यहाँ पे देखिए मैप में देखते हैं बांग्लादेश और इंडिया में काफ़ी तरह के इनक्लेव्स थे। मान लीजिए जो इंडिया की धरती है वहाँ पे थोड़े से ऐसा रीजन था, एक गोला में मतलब सर्कल में इनक्लेव था जो बांग्लादेश का था। लेकिन अब आपस में ये इनक्लेव्स थे, वो बॉर्डर नहीं मिलता था बांग्लादेश के साथ में, तो काफ़ी सुविधाओं से वंचित रह जाते थे ये इनक्लेव्स। और ऐसे ही इंडिया के कुछ इनक्लेव्स थे बांग्लादेश के अंदर में ऐसे। ये बहुत पुरानी कहानी है। 2 राजा आपस में थोड़ा ताश खेल रहे थे तो अपने अपने एरियाज़ को दाव पे लगा रहे थे। तो ऐसे कुछ एरिया बांग्लादेश के अंदर थे जो इंडिया के थे, कुछ एरिया इंडिया के अंदर थे वो बांग्लादेश के थे। खैर वो इशू अब सोल्व हो चुका है। तो 2015 के अंदर में लैंड जो बॉर्डर एग्रीमेंट है वो साइन हो गया, यानी जो इनक्लेव्स यानी जो एरिया बांग्लादेश के अंदर में इंडिया के थे वो अब बांग्लादेश के हो गए, और जो इनक्लेव्स यानी बांग्लादेश के इनक्लेव्स इंडिया के अंदर में है वो अब इंडिया के हो गए। इस प्रकार से एग्रीमेंट साइन हो गया था। तो शेख हसीना ने इस चीज़ की तारीफ करी और कहा कि देखिए कितनी पॉलिटिकल पार्टीज ने कितनी मैच्योरिटी दिखाई। ऊपर से देखिए काफ़ी एनर्जी कोऑपरेशन के एग्रीमेंट्स, कनेक्टिविटी को लेकर एग्रीमेंट्स साइन हुए। इस विजिट पे 22 एग्रीमेंट्स साइन हुए और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लेकर भी काफ़ी MOUs साइन हुए, 14 MOUs साइन हुए। और लाइन ऑफ क्रेडिट एक प्रकार से लोन होता है, ईजी लोन। तो लाइन ऑफ क्रेडिट हमने बांग्लादेश को 5 बिलियन तक की कर दी, और जिसमें से 500 मिलियन वो स्पेसिफिकली डिफेंस परचेज के लिए रहेगी। ये जो लाइन ऑफ क्रेडिट है वो लार्जेस्ट है। आज तक इतनी ज़्यादा लाइन ऑफ क्रेडिट हमने किसी भी देश को नहीं दी, तो अपने आप में ये बांग्लादेश की इंपॉर्टेंस दिखाता है। उसके बाद में देखिए कनेक्टिविटी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीपल टू पीपल टाइज बढ़ाने के लिए कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। और चाइना जो है आपको पता ही होगा कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव्स और कई तरह के इनिशिएटिव्स चला रहा है इस पूरे रीजन के अंदर में। तो इंडिया ने भी एक प्रकार से अब इस पूरी विजिट में काफ़ी तरह के एग्रीमेंट्स किए बांग्लादेश के अंदर कि वो ओल्ड रूट्स, देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। जब भारत और पाकिस्तान एक था 1947 से पहले, तो ये पूरा रीजन एक था। तो ब्रिटिश ने एक रेलवे के बारे में काफ़ी अच्छी चीज़ें की थी, रेलवे का विस्तार काफ़ी अच्छा किया था ब्रिटिशर्स ने। तो ये पूरा रीजन ना पहले रेलवे से कनेक्टेड था, कोलकाता ढाका से कनेक्टेड था, फिर ढाका आगे अगरतला से कनेक्टेड था। लेकिन ये सिर्फ ये नहीं, ऊपर भी देखिए पूरा रीजन रेलवे से कनेक्टेड था। लेकिन जैसे ही भारत और पाकिस्तान अलग हुए, तो जैसे ही आप सोच के देखिए, मतलब 47 आज है बांग्लादेश, 47 के बाद में तो ये ईस्ट पाकिस्तान था ना, और पाकिस्तान के साथ तो हमारे रिलेशंस वैसे ही अच्छे नहीं थे। तो सारे के सारे जो ये रेल रूट्स थे ना वो एक प्रकार से छोड़ दिए गए, पूरा कनेक्शन हट गया आपस में, कोई किसी भी तरह की कनेक्टिविटी बहुत कम रह गई।
अब बात ये हुई है, एग्रीमेंट्स हुए कि ब्रिटिशर्स से पहले यानी 1947 से पहले जो रेल रूट्स थे उनको रिवाइव किया जाएगा, जो रोड रूट्स थे उनको भी रिवाइव किया जाएगा, ताकि जो पीपल टू पीपल टाइज है उनको बढ़ाया जा सके। और उसके बाद देखिए जो इनलैंड वाटरवेज चैनल्स हैं, काफ़ी नदियां जाती हैं, देखिए 57 नदियां शेयर करता है इंडिया बांग्लादेश के साथ में, तो वहाँ पे वाटरवेज हैं वो बनाए जा सकते हैं। और इवन नेपाल और भूटान के साथ में भी कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है। जैसे हम एक वो पास कर रहे हैं, आपको याद ही होगा, BBIN क्या है? ये है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल। ये एक सब रीजनल इनिशिएटिव है कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए। यहाँ पे देखिए, एक देखिए मान लीजिए ट्रांजिशन मिल जाए ना, जैसे हमारा ये चिकन नेक है, चिकन नेक कॉरिडोर है, अब हमें अपने नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी मिलती है सिर्फ एक 22 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, यहाँ पे देखिए नैरो पट्टी है, यहाँ से जाना पड़ता है, काफ़ी लंबा पड़ता है और काफ़ी मुश्किल भरा रास्ता है, हमारी सिक्योरिटी के लिए भी खतरा रहता है क्योंकि चाइना बिल्कुल नज़दीक है। और अगर बांग्लादेश के अंदर से हमें ट्रांजिशन की फैसिलिटी मिल जाए तो देखिए कितना आसान पड़ेगा, बांग्लादेश से अगरतला बहुत आसान पड़ेगा। और दूसरा देखिए इवन जो नेपाल है, नेपाल यहाँ पे है, देखिए भूटान यहाँ पे है, कई बार ये नेपाल और भूटान भी मांग करते हैं इस प्रकार से इंडिया की कि हमें आप ट्रांजिशन दीजिए बांग्लादेश के साथ कनेक्टिविटी इस्टाब्लिश करने के लिए, कि हमारे ट्रक्स बिना किसी रुकावट के बांग्लादेश में एंटर कर सकें। और भूटान भी कई बार इस तरह की मांग करता है क्योंकि बीच में ये डायरेक्ट कोई इनका बॉर्डर होता नहीं है शेयर बांग्लादेश के साथ में, बीच में इंडिया में जाना पड़ता है। तो इंडिया ने काफ़ी सकारात्मक रुख दिखाया इस चीज़ पर कि इंडिया ने कहा है बांग्लादेश को कि हम कनेक्टिविटी दे देंगे आपको, नेपाल के साथ कोई भी आपको ट्रेड करना है या फिर भूटान के साथ ट्रेड करना है तो बांग्लादेश भी अब, पहले तो बिल्कुल रिलेक्टेंट था कि वो इंडिया को ट्रांजिशन नहीं देना चाहते थे, लेकिन अब बांग्लादेश भी जिस प्रकार से रिलेशंस पिछले कुछ सालों में एकदम से इंप्रूव हुए हैं शेख हसीना के बाद में, तो वो भी अब कहने लगे हैं कि हम आपको कनेक्टिविटी दे देंगे, यानी यहाँ से ट्रक जाने देंगे या फिर जो भी ट्रेड होता है वो जाने देंगे। इसके अलावा भी और भी अभी पिछले कुछ दिनों कनेक्टिविटी के लिए काफ़ी कुछ किया गया है। बस काफ़ी चलाई थी, कोलकाता से ढाका के लिए बस चलाई थी, फिर वो बस ऐसे जाएगी, बस का रूट ऐसा रहेगा, इस प्रकार से बस चलाई थी, कोलकाता टू ढाका, ढाका टू अगरतला, एक ये चलाई थी, एक शिलोंग से गुवाहाटी तक, ढाका शिलोंग गुवाहाटी यहाँ पे भी चलाई थी, ऐसे चलाई थी। तो मतलब अब ज़्यादा से ज़्यादा कहने का मतलब ये है कि बस सर्विस हो या फिर इनलैंड वाटरवेज हो या फिर रेलवे हो, कनेक्टिविटी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच में। और देखिए डिफेंस की बात की जाए तो MOUs काफ़ी साइन किए गए डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर भी, ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से डिफेंस एक्सचेंज हो रहे हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में, मिलिट्री ट्रेनिंग भी काफ़ी हो रही है, हाई लेवल डिफेंस विजिट भी काफ़ी हो रही है। तो जो MOUs अभी साइन हुए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अभी साइन हुए हैं, वो इन सभी एफर्ट्स को फॉर्मलाइज करता है। न्यूक्लियर एनर्जी के पीसफुल यूज़ को लेकर भी हमने एक एग्रीमेंट साइन किया, बांग्लादेश के जो साइंटिस्ट हैं उनको हम न्यूक्लियर एनर्जी के पीसफुल यूज़ के लिए ट्रेनिंग देंगे, इस प्रकार का एग्रीमेंट साइन किया गया। वे फॉरवर्ड क्या निकलता है, देखिए जिस प्रकार से रिलेशंस इंप्रूव हुए हैं उसका क्रेडिट हम मनमोहन सिंह जी को भी दे सकते हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था रिलेशंस को सुधारने के लिए। और एक जो डिस्प्यूट रह गई, तीसरा की जो डिस्प्यूट, मेन डिस्प्यूट जिस पे फोकस रहा, वो क्लियरली साफ साफ तौर पे एक पॉलिटिकल यानी राजनीतिक डिस्प्यूट है और इसका रेजोल्यूशन पॉलिटिकल डायलॉग से ही हो सकता है। तीसरा डिस्प्यूट आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था, 1 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। देखिए जो इसका ओरिजिन होता है वो पाहुनगिरी ग्लेशियर से होता है, जेमू ग्लेशियर, लोक है चोलामाऊ। और कंट्रीज कौन कौन से कंट्रीज में से ये बहती है तीस्ता रिवर, भारत और बांग्लादेश, इंडिया और बांग्लादेश, स्टेट है सिक्किम, बांग्लादेश, और बांग्लादेश का जो डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल, और बांग्लादेश का जो डिस्ट्रिक्ट है रंगपुर। लेंथ है 309 किलोमीटर्स, बेसिन एरिया कवर करती है ये रिवर 12,540 किलोमीटर्स। तीस्ता जो है वो चौथी सबसे बड़ी रिवर है जो भारत से बहती है बांग्लादेश के अंदर में। और कौन कौन सी रिवर्स बहती हैं भारत से बांग्लादेश के अंदर में, गंगा आती है, ब्रह्मपुत्र आती है, मेघना आती है, और तीस्ता चौथे नंबर की सबसे बड़ी नदी है जो भारत से बांग्लादेश में जाती है। यहाँ पे देख लीजिए सिक्किम के ग्लेशियर से ये निकलती है और फिर जाती है वेस्ट बंगाल में, फिर बांग्लादेश में। ये देखिए यहाँ पे ये ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में आती है, बांग्लादेश में इसका नाम जमुना है ब्रह्मपुत्र का। और तीस्ता जो है वो पहले ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, पहले ही मिल जाती है, और बाद में गंगा जो है, यहाँ से देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र बाद में मिलती है यहाँ पे, ठीक है। दोबारा से बोलता हूँ, जो तीस्ता है वो ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है पहले ही बांग्लादेश के अंदर में, बाद में ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलती हैं, और बाद में जो इन दोनों का मिश्रण यानी गंगा और जमुना का जो संगम होता है वो बाद में एक और रिवर होती है मेघना से मिलती है, बाद में पद्मा कहते हैं। इस पे क्वेश्चंस बनते हैं काफ़ी ज़्यादा।
अब देखिए थोड़ा सा ये तीस्ता के बारे में रिवाइज कर लेते हैं। चोमन रिवर्स में से जो बांग्लादेश में टोटल जो 57 रिवर्स है, चोमन तो देखिए वो इंडिया के साथ शेयर करता है 54, और गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना के बाद में तीस्ता जो है चौथी सबसे लार्जेस्ट रिवर है। 1983 में एक एग्रीमेंट, एडोक एग्रीमेंट था, जिसमें यह कहा गया था कि तीस्ता का 39 जो वाटर है वो इंडिया को रहेगा 39%, और 36% वो बांग्लादेश को मिलेगा, 25% वो अनएलोकेटेड रहेगा। और तीस्ता देखिए बांग्लादेश के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10 मिलियंस पीपल्स की एक प्रकार से जो लाइफलाइन है, ये तीस्ता जो रिवर है उनकी लाइवलीहुड डायरेक्टली एक प्रकार से डिपेंड करता है तीस्ता रिवर के पानी के ऊपर में। एग्रीकल्चर 14% जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो भी तीस्ता रिवर पर डिपेंड करता है, इसीलिए वो बार बार तीस्ता के रेजोल्यूशन की मांग करते हैं। और 2011 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, मनमोहन सिंह जाने वाले थे वहाँ पर, लेकिन वो नहीं जा पाए थे, और क्योंकि जो मतलब मनमोहन सिंह जी तो गए थे, लेकिन वो तीस्ता का जो एग्रीमेंट था वो साइन नहीं हो पाया था। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी ने ऐन वक्त पर जाने से इनकार कर दिया था। और उस एग्रीमेंट के अनुसार इंडिया को मिलेगा 42.5% वाटर, बांग्लादेश को 37.5%। और उसके बाद में अरेंजमेंट में एक यह बात भी कही गई थी कि जॉइंट हाइड्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन स्टेशन बनाया जाएगा ताकि डेटा का इस्तेमाल किया जा सके फ्यूचर्स में रिवर वाटर को एलोकेशंस के लिए। तो ये तीस्ता का हमने वो कर लिया। देखिए वेस्ट बंगाल भी एक प्रकार से मैं बताऊँ क्या है। देखिए यहाँ पे ना हमने इंडस वाटर ट्रीटी, आपको याद होगा, जो पाकिस्तान के साथ में साइन की थी। इंडस वाटर ट्रीटी में काफ़ी गलती हो गई थी हमसे, मतलब गलती, देखिए गलती तो फिलहाल का कंटेक्स्ट कुछ और था, लेकिन आज के अनुसार देखें तो, आज के समय में देखें तो वो गलती कह सकते हैं, लेकिन उस समय सिचुएशन कुछ और थी। बात यूँ है कि देखिए हमारे पास में काफ़ी एडवांटेज था इंडस वाटर ट्रीटी जो हमने पाकिस्तान के साथ में साइन की थी हमने, लेकिन उस ट्रीटी में काफ़ी उदारता दिखाई, इसीलिए हम तीस्ता में एक प्रकार से फूक फूक कर कदम रख रहे थे। लेकिन अब तो एक प्रकार से कंसेंसस हो चुकी है, सिर्फ वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की एक प्रकार से सहमति मिलना बाकी है। और बात यह कि जो वेस्ट बंगाल का जो तर्क है, वहाँ पे एक्सपर्ट्स का तर्क है कि जो नॉर्थ वेस्ट बंगाल के जो फार्मर्स हैं उनको पानी नहीं मिलेगा अगर हम तीस्ता जो इस प्रकार का एग्रीमेंट साइन करते हैं बांग्लादेश के साथ में। तो यहाँ पे देखिए ये जो वेस्ट बंगाल के, नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल के जो फार्मर्स हैं उनको नुकसान पहुँचेगा, ऐसा कहना है वेस्ट बंगाल के एक्सपर्ट्स का। चलिए चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ में। देखिए रेस से रिलेटेड ये आर्टिकल है, काफ़ी तरह की चीज़ें हमने डिस्कस करी, तो 30 सेकंड में पहले तो ये रिवीजन कर लेते हैं इसके बारे में। देखिए अफ्रीकन्स ने कहा कि हमें काफ़ी हमारे खिलाफ में डिस्क्रिमिनेशन होता है डेली लाइफ में, वीज़ा नहीं दिया जाता जल्दी से, हमें रहने के लिए घर नहीं मिलता, कालू कह के पुकारा जाता है, वायलेंस होता है अफ्रीकन्स के खिलाफ में, स्टिग्मा हो जाता है एक प्रकार से। जो इंडियंस की प्रेफरेंस होती है, ऐसा कहा गया कि वो सफ़ेद रंग के प्रति ज़्यादा होती है। और इस इशू को कास्ट से भी रिलेट किया हमने, नॉर्थ ईस्ट के खिलाफ में भी इसी प्रकार का वायलेंस होता है। फिर बाद में देखिए दूसरे तरफ के तर्क आए और कहा कि देखिए इंडिया में किसी भी प्रकार का रेसिज्म नहीं है, और जिन अफ्रीकन्स के खिलाफ में अटैक हुए वो अटैक इस कारण हुए थे क्योंकि चार्जेस लगे, सही या गलत वो तो बात की बात है, उन अफ्रीकन्स पर जो सेक्स ट्रेड के या फिर ड्रग ट्रैफिकिंग के चार्जेस लगे। और कुछ इंसिडेंट्स तो ऐसे निकल के आते हैं, देखिए आप पूरी सोसाइटी को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इस प्रकार की बात हुई कि ये सिर्फ थोड़े बहुत अटैक्स हैं, लेकिन गवर्नमेंट इन पे प्रॉपर एक्शन लेती है, और एक प्रकार से जो सरकार का जो रुख है हमेशा सकारात्मक रहता है कि जल्द से जल्द इस तरह के अटैक्स ना हो, कदम उठाए जाएं। फिर कहा गया कि इतिहास उठा के देख लीजिए, हमने कभी भी इस प्रकार के रेसिज्म नहीं दिखाया। और बाद में यही है कि गांधी जी पे भी आरोप लगे थे। देखिए रेसिज्म के, गांधी जी के पे किस प्रकार के आरोप लगे थे मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने देखिए ब्लैक्स के खिलाफ में एक टिप्पणी करी थी, जब वो अफ्रीका में गए थे गांधी जी, जब वो यंग एज के थे, तो उन्होंने कुछ गलत टिप्पणी करी थी ब्लैक लोगों के खिलाफ में, एक गलत नाम से पुकारा था। तो बाद में देखिए उन्होंने अपनी इस गलती को सुधार लिया था जैसे जैसे मैच्योरिटी आई थी। अब घाना के अंदर में, अफ्रीका के अंदर में, घाना में एक स्टैचू इस्टेब्लिश किया गया था, एक मूर्ति इस्टेब्लिश की गई थी गांधी जी की। ये देखिए ये मूर्ति एक घाना की यूनिवर्सिटी में, लेकिन इस मूर्ति के खिलाफ में काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से स्टैचू के खिलाफ में काफ़ी विरोध स्टार्ट हो गया, और सभी जो स्टूडेंट्स थे वो इस बात को विरोध करने लगे कि जो गांधी थे वो भी रेसिस्ट थे। तो इस बात पे एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी काफ़ी ज़्यादा। इस पे आर्टिकल भी आया था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि गांधी ने बाद में अपने आइडियाज़ चेंज कर लिए थे, वो इनिशियल यंग एज के वो आइडियाज़ थे जिससे गांधी ने बाद में अपनी गलती को सुधार लिया था। तो कैसे रोका जाए इन अटैक्स को, ये भी हमने डिस्कस किया था कि पुलिस को एक प्रकार से ट्रेन किया जाए, पीपल टू पीपल टाइज बढ़ाए जाएँ, एजुकेशन बढ़ाई जाए, सेलिब्रिटीज़ हैं वो एक प्रकार से अवेयरनेस फैलाएँ, एग्जीबिशन हो ज़्यादा से ज़्यादा, दूसरे कल्चर्स को लेके अवेयरनेस फैलाई जाए, डेटरेंस क्रिएट की जाए, डर पैदा किया जाए, अगर कोई अटैक होता है तो प्रॉपर एक्शन लिया जाए। ये सारे स्टेप्स हमने डिस्कस किए थे। कुछ और स्टेप्स आज के आर्टिकल में भी दिए गए हैं, जैसे गवर्नमेंट जो है वो चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे देश के अंदर में आएँ,
लेकिन उनका एक्सपीरियंस जब वो आते हैं वो अच्छा नहीं होता, कोई मैकेनिज्म नहीं है। हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस बात का ध्यान नहीं रखते कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो एक प्रकार से ठीक से सेटल डाउन हो जाएं हमारे देश के अंदर में, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। हमारी यूनिवर्सिटीज़ एक प्रकार से अनअवेयर हैं, ऐसा भी कोई मैकेनिज्म होता है। ये फिर आर्टिकल कहता है कि देखिए जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो विदेश में पढ़ने जाते हैं, आप उनसे पूछ के देखिए, उन्हें वहाँ पे एक प्रॉपर मैकेनिज्म मिलता है, वहाँ पे उनको इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स के बारे में बताया जाता है कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, और एक प्रकार से प्रॉपर तरीके से सेटल डाउन हो जाते हैं भारतीय स्टूडेंट्स। लेकिन जब फॉरेन के स्टूडेंट्स हमारे देश के अंदर में आते हैं तो उनको ना तो कोई मैकेनिज्म मिलता है, और हमारी जो यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ हैं वो प्रॉपर केयर नहीं रख पाती स्टूडेंट्स का। अब ये इशू दोबारा से क्यों न्यूज़ में है? ये इशू तो सोल्व हो गया था। देखिए अब जो एक एमपी हैं तरुण विजय, उन्होंने इस प्रकार की स्टेटमेंट दी, काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। उन्होंने कहा कि इंडियंस आर नॉट रेसिस्ट, लेकिन आर्ग्यूमेंट जो उन्होंने दिया कि अगर इंडियंस रेसिस्ट होते तो साउथ इंडियंस के साथ में नहीं रह रहे होते, क्योंकि देखिए साउथ इंडियंस का रंग काला होता है, ऐसा आर्टिकल में लिखा गया है। काफ़ी कंट्रोवर्शियल ये बातें हैं। देखिए रेस की बात की जाए ना, यहाँ पे काफ़ी नॉलेज वाली बातें स्टार्ट होती हैं। रेस का कोई कंसेप्ट है ही नहीं। साइंटिस्ट ने एक पूरी रिसर्च करी है और एक मैगजीन्स में पूरी रिसर्च आई भी थी। ये रेस का सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है एक प्रकार से सुपीरियरिटी साबित करने के लिए। हिटलर ने इस तरह का एक प्रकार से अपनी लेजिटिमेसी बनाने के लिए कि जो हिटलर कहते थे कि जो जर्मन्स हैं दे आर ट्रू आयरन्स, इसलिए उन्होंने कहा कि हम सुपीरियर हैं बाकी रेसिस के अगेंस्ट में। ज्यूज पे काफ़ी अत्याचार किए हिटलर ने। इवन जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे देश में वो भी इस बात को लेके आए, उन्होंने कहा कि जो वाइट्स हैं वो जो सुपीरियर हैं और जो हमारे यानी भारतीय मूल के जो लोग हैं यहाँ पे वो सुपीरियर नहीं है, हम आपको सिखाएंगे बेनेवलेंट डिस्पोटिज्म और वाइट्स आर सुपीरियर। इस तरह की बातें कहीं ब्रिटिशर्स के द्वारा में। बस ये सिर्फ इसीलिए था कि अपनी एक लेजिटिमेसी इस्टाब्लिश करके। आपको याद होगा हम हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम बुक में पढ़ते हैं कि एक लेवल तो ऐसा था जब भारतीयों ने मान ही लिया था कि ये बिल्कुल सच बात है, वाइट्स आर सुपीरियर, लेकिन वो तो धीरे धीरे समझ में आया कि ये सिर्फ एक प्रकार से मिथ है और हम पे राज करने के लिए, हेजेमोनी इस्टाब्लिश करने के लिए इस तरह की बातें की जा रही है। और यही बात ब्रिटिशर्स ने अपनाई जब उन्होंने देखिए वो उन्होंने क्या किया, साउथ इंडियंस और नॉर्थ इंडियंस के बीच में डिस्प्यूट पैदा करने के लिए भी इसी तरह की थ्योरी दी। आपको मैं एक थ्योरी बताता हूँ, क्या थ्योरी थी। देखिए थ्योरी ये है कि ऐसा कहा जाता है, अब तो देखिए सिर्फ मिथ है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो साउथ इंडियंस हैं वो पहले इंडिया के नॉर्थ में ही रहते थे, समझ गए। द्रविडियंस है वो इंडिया के नॉर्थ में रहते थे, और जो नॉर्थ इंडियंस हैं जिनकी स्किन का रंग थोड़ा सफ़ेद है यानी लाइट है, वो एक प्रकार से जब ग्लोबल माइग्रेशन हुआ था, यहाँ पे देखिए जब ग्लोबल माइग्रेशन हुआ था तो वो सेंट्रल एशिया से आए थे। यह बात बाल गंगाधर तिलक ने भी की थी अपनी बुक द आर्टिक होम इन वेदास। तो एक प्रकार से जब हड़प्पा का टाइम था 1500 बीसी की आसपास की बात है, ये हड़प्पा सिविलाइजेशन और जो मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन वो थी, उस समय द्रविडियंस नॉर्थ में रह रहे थे। बाद में क्या आया, वैदिक टाइम आया। अब आपने काफ़ी तरह की थ्योरीज पढ़ी होगी 1500 बीसी के आसपास में कि हड़प्पा सिविलाइजेशन थी वो लुप्त क्यों हो गई। काफ़ी सारे रीजंस दिए जाते हैं इसके लिए कि आग लग गई वहाँ पे, कुछ कहते हैं वहाँ पे फ्लड आ गई, लेकिन एक जो रीज़न दिया जाता है इसलिए दिया जाता है कि जो यहाँ पे था ना आर्यंस आ गए थे। आर्यंस यानी नॉर्थ इंडियंस, जो फिलहाल के जो नॉर्थ इंडियंस है जिनकी स्किन का जो रंग है थोड़ा लाइट है, वो आ गए थे। उन्होंने द्रविडियंस को जिनका स्किन का रंग जो आज के साउथ इंडियन यानी जिनका जो स्किन का रंग थोड़ा एक प्रकार से थोड़ा ब्लैक है, उनको एक प्रकार से खदेड़ के पीछे धकेल दिया था। यानी वो जाते जाते अब साउथ इंडिया तक चले गए थे, यानी पहले वो बिहार और या फिर यहाँ तक गए, फिर वो जाते जाते एक प्रकार से आज कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और वहाँ पे आंध्र प्रदेश में वहाँ पे रह रहे हैं। यानी पहले जो ऐसा कहा जाता है कि जो ट्रू इंडियंस हैं वो साउथ इंडियंस हैं, और जो नॉर्थ इंडियंस हैं वो बाहर से आए यानी सेंट्रल एशिया से आए, और इन्होंने द्रविडियंस को युद्ध में हरा दिया और उनको पीछे धकेल दिया, और वो आज साउथ इंडिया में रहते हैं। लेकिन साफ कहता हूँ एक बात, साफ कहता हूँ, ये सारे जो हैं वो मिथ हैं। आज के टाइम में ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि रेस नाम की कोई चीज़ होती नहीं। साइंटिस्ट ने यह कहा कि रेस का कोई जीन ह्यूमन के अंदर में होता ही नहीं है। रेस का ना तो कोई डीएनए होता है, यानी सभी देखिए ये वही सेम बात जो है वो कहते हैं, जो ब्लड सबका सेम है, सब कुछ सबका सेम है, बस वो तो देखिए जहाँ पे जो रह रहा होता है वो क्लाइमेट की वजह से कह लीजिए या फिर किसी और की वजह से कह लीजिए, वो जो रंग है, रंग रूप है, वो उसी चीज़ पे डिपेंड करता है, जबकि रेस नाम की इतनी कोई ऐसी चीज़ होती नहीं है। ऐसा साइंटिस्ट ने कहा था अपनी पूरी थ्योरी में। और आपको एग्जाम में जो व्यू लेना है वो भी यही लेना है कि रेस नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ये यही प्रोग्रेसिव व्यू है। तो ये पूरा इशू था, और ये अंग्रेजों ने इसका इस्तेमाल किया है नॉर्थ इंडियंस और साउथ इंडियंस के बीच में एक प्रकार से खाई पैदा करने के लिए। ये सच नहीं है। और रेस फिर ये कहते हैं कि देखिए
जो आज के टाइम में भी लेकिन रेस का एक प्रकार से यूज़ किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा में। ट्रंप जीत के आए, वाइट्स के नाम पे उन्होंने वोट लिए और वो जीते भी सरी। और ये सारा मोहनजोदाड़ो का केस तो हमने डिस्कस किया ही, किस प्रकार से साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियंस। वे फॉरवर्ड में ये आता है कि देखिए नॉर्थ इंडियंस जो है एक प्रकार से आर्यंस को रिप्रेजेंट करते हैं और साउथ इंडियंस पे डोमिनेट आज भी करना चाहते हैं, इस प्रकार की बात करना चाहते हैं। मतलब इस प्रकार की थ्योरी को जुटला रहे हैं, ये आर्यंस उरियंस कुछ नहीं था, लेकिन ये कहता है डोमिनेशन जो करना चाहते हैं वो तो आज भी करना चाहते हैं नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन के ऊपर में। कैसे? जैसे वो अपनी हिंदी जो है वो इम्पोज कर रहे हैं, और आज़ादी के बाद में भी नेहरू की मौत के बाद में किस प्रकार से एक प्रकार से हिंदी को इम्पोज करने की कोशिश करी नॉर्थ इंडियंस के द्वारा में, या फिर जो करेंसी के नोट्स हैं वहाँ भी देवनागरी लिपि का यूज़ किया गया है। और फिर ये कहते हैं कि देखिए इन सब बातों के बावजूद सेपरेशन की कोई टाक नहीं है, और मूवमेंट तो आप छोड़ ही दीजिए, दूर दूर तक इसका वो भी नहीं है। क्या साउथ इंडियंस आर द पार्ट ऑफ इंडियंस और पार्ट ऑफ इंडिया एंड दे आर मोर देन इंडियंस। मतलब अगर इंडियंस की बात की जाए तो वो सबसे ऊपर आते हैं। मतलब ऐसे मजाक कर रहे हैं, कुछ नहीं, कोई खास पॉइंट है नहीं। और एक जो इनके दोस्त हैं वो भी मजाक में कहते हैं कि अगर साउथ के जो स्टेट्स हैं वो अलग अलग देश होते, जैसे मान लीजिए तमिलनाडु अलग देश होता, कर्नाटका अलग देश होता, तो उनकी तो आपस में लड़ाई हो गई होती कावेरी के डिस्प्यूट को लेके। मतलब एक मजाक का आर्ग्यूमेंट है और कुछ नहीं है। फिर ये कहते हैं कि काफ़ी फ़ायदा हुआ, मटेरियल वेल्थ काफ़ी मिली साउथ इंडिया को, कल्चरल वेल्थ काफ़ी मिली। ये देखिए ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो, लेकिन रेस का जो ये पूरा पॉइंट्स है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू के लिए, हर चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए हमें इन चीज़ों का। तो आगे हम डिस्कस करते हैं जो हमारा आर्टिकल है मेंटल हेल्थ केयर से रिलेटेड है। क्या है इस आर्टिकल में? कंटेक्स्ट ये है कि देखिए मेंटल हेल्थ केयर बिल को पास कर दिया गया लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंदर में। अब प्रेसिडेंट के असेंट मिलना बाकी है। काफ़ी तरह के पॉइंट्स हैं इस मेंटल हेल्थ केयर बिल में, कुछ पॉइंट्स पे हम जल्दी से नज़र डालते हैं। राइट टू एक्सेस मिलेगा जो मेंटल हेल्थ केयर के पेशेंट्स हैं, उसके बाद में उनको एक प्रकार से ट्रीटमेंट में इक्वालिटी भी मिलेगी, प्रोटेक्शन मिलेगी इन ह्यूमन प्रैक्टिसेस से, लीगल सर्विसेज की एक्सेस मिलेगी उनको, और राइट टू कंप्लेन होगा। यानी अगर किसी प्रकार की बर्बरता या फिर निर्ममता अगर उनके साथ में की जाती है, फोर्सफुल रवैया अपनाया जाता है उनके खिलाफ में, तो उनके पास में कंप्लेन करने का अधिकार रहेगा। और अगर देखिए वो एडवांस डायरेक्टिव दे सकते हैं ट्रीटमेंट किस प्रकार की उन्हें ली जानी है, या फिर अपने कोई भी रिप्रेजेंटेटिव को वो नॉमिनेट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या हुआ, सुसाइड है उसको डी क्रिमिनलाइज कर दिया गया है। और इसके अलावा इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी ECT, ये क्या होता है? देखिए मेंटल हेल्थ केयर के पेशेंट्स को करंट दिया जाता है ताकि जो उनकी एबनॉर्मल स्टेट है उसको नॉर्मल बनाया जा सके। अब इस पर भी एक प्रकार से काफ़ी रेगुलेट इसको कर दिया गया है, और कहा गया कि जब तक मसल को रिलैक्सेंट नहीं किया जाएगा, फिर एनेस्थीसिया यानी एक प्रकार से जब मसल्स, एनेस्थीसिया वो होता है जब मसल्स सुन्न हो जाती हैं, जब डॉक्टर्स किसी प्रकार का दर्द भरा कुछ ऑपरेशन चलाते हैं बॉडी पे, तो एनेस्थीसिया दे दिया जाता है, इससे हमारी बॉडी सुन्न पड़ जाती है। रिहैबिलिटेशन उनका किया जाएगा मेंटल हेल्थ केयर पेशेंट्स का जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से गुजर रहे हैं या फिर जिन्होंने एक प्रकार से सुसाइड अटैम्प्ट किया है, उनको रिहैबिलिटेट किया जाएगा। इस प्रकार की बातें की गई मेंटल हेल्थ केयर बिल में। थोड़ा वो डेटा है, ये डेटा भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। डेटा ये है कि देखिए 50% जो डिजीज़ हैं हमारे देश के अंदर में वो तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं, और जो डिजीज़ जितने होते हैं उसके 6% डिजीज़ हैं वो होते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स, और मेंटल डिसऑर्डर्स के भी 1/3 होते हैं वो डिप्रेशन वाले होते हैं, और यही डिप्रेशन आगे जाके सुसाइड्स में कंट्रीब्यूशन देता है। यानी डिप्रेशन तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद में जो सुसाइड्स हैं वो देखिए 15 से 29 साल की उम्र में बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। इस एज में तो सुसाइड बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। उसके बाद में देखिए ये कहते हैं कि बिल में तो काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी अभी भी बेकार है। 43 गवर्नमेंट रन मेंटल हॉस्पिटल्स अभी हैं हमारे देश के अंदर में, और 70 मिलियन पीपल जो हैं वो मेंटल डिसऑर्डर से ग्रस्त हैं। ये यूपी की बात करते हैं, यूपी में 3 मेंटल हॉस्पिटल्स हैं, और बरेली की बात की जाए तो उसमें 350 पेशेंट्स को एडमिट किया जाता है। यानी 350 तो वैसे देखिए ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको एडमिट किया जाता है, और 200 पेशेंट्स वो अटेंड कर सकते हैं जो भी फैसिलिटी है, मतलब डे टू डे उनको लाया जा सकता है, उनको इलाज किया जा सकता है। अब बात ये कहते हैं कि देखिए इतने पेशेंट्स पे सिर्फ एक साइकेट्रिस्ट हैं, तो कितनी ग्रीम सिचुएशन है। और कई बार तो देखिए इनको जो मेंटल हेल्थ केयर जो पीड़ित होते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं, इनको ICU में भर्ती भी नहीं किया जाता, क्योंकि हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ का ये व्यू होता है कि देखिए ये लोग तो मेंटल हेल्थ केयर से पीड़ित हैं, और इस बेड को और अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है किसी दूसरे पर्सन के लिए, में ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज किया जा सकता है ICU के बेड के लिए। तो आमतौर पे तवज्जो नहीं दी जाती मेंटल हेल्थ केयर पेशेंट्स को ICU के अंदर में बेड पे। और दूसरा ये बात कहते हैं कि हमारे देश में देखिए हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ 1.2% ऑफ GDP है। ये बजट 2017-18 का आंकड़ा है।
अब जो बातें आती है कि किस प्रकार से देखिए प्रॉब्लम्स होती है मेंटल हेल्थ केयर पेशेंट्स को, एक स्टिग्मा अटैच रहता है। स्टिग्मा रहता है उनके साथ में, काफ़ी एक प्रकार से अच्छी निगाहों से उनको नहीं देखा जाता, क्रिमिनल्स जैसा व्यवहार उनके साथ में किया जाता है। और जो ये लोग होते हैं मेंटल हेल्थ केयर से जो पीड़ित होते हैं, कई बार अपनी जो इलनेस है उनको छुपाते हैं, इससे जो उनकी, क्योंकि देखिए स्टिग्मा होता है ना, उनको अच्छी निगाहों से नहीं देखा जाता, एक बेइज्जती का डर होता है। तो इसमें कई लोग कई बार क्या होते हैं, वो बताते नहीं हैं कि ये इस प्रकार की टेंडेंसी है, डिप्रेशन की टेंडेंसी या फिर दूसरी चीज़ों की टेंडेंसी है, तो इससे उनकी जान और भी खतरे में आ जाती है। कई बार इग्नोरेंस रहती है, नॉलेज नहीं होती, मिथ्स होते हैं, काफ़ी तरह के अंधविश्वास होता है। आपको पता ही होगा किस प्रकार से आज भी गांव में अगर कोई इस प्रकार से बीमारी होती है तो ऐसा कहते हैं कि झाड़ा लगवा लो, या फिर किसी साधु संत के पास में वहाँ पे आप चले जाओ, वो ठीक कर देंगे। तो इस प्रकार के कई बार जो बिलीव्स हैं, अंधविश्वास है, वो आज भी व्याप्त है। और अगर देखिए मेंटल हेल्थ केयर पेशेंट्स के अंदर में वुमन की बात की जाए तो उनको तो ट्रीटमेंट जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा है उनके लिए, उनको अच्छी से ट्रीटमेंट नहीं मिल पाती। उनके खिलाफ में वायलेंस होता है, सेक्सुअल एब्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा होता है उनके खिलाफ में, इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया जाता है उनके साथ में। एक केस स्टडी भी इसमें दी गई है, और उन्होंने बताया, इस केस स्टडी में एक महिला ने बताया कि कैसे जब वो इलाज करवा रही थी किस प्रकार से खाने को ठूस दिया जाता था मेंटल हेल्थ केयर हॉस्पिटल में, मेरे अंदर में, और इंजेक्शन जब लगाया जाता था काफ़ी एक प्रकार से इनह्यूमन वे में इंजेक्शंस लगाया जाता था, और बिल्कुल बेकार तरह का व्यवहार किया जाता है जो मेंटल हेल्थ केयर पेशेंट्स हैं उनके साथ में। कई बार उनकी फैमिलीज, उनके परिवार उनको छोड़ दे देते हैं हॉस्पिटल्स में या फिर कहीं और जो ईसीटी जो हमने देखा था, वो जो करंट दिया जाता है वो काफ़ी एक प्रकार से बहुत ज़्यादा अनरेगुलेटेड वे में करंट दिया जाता है। जब भी कोई पेशेंट थोड़ा बहुत भी अनमैनेजेबल हो तो करंट दे दिया जाता है, या फिर वायलेंट या फिर सुसाइड टेंडेंसी दिखे तब भी ये इस प्रकार का करंट दे दिया जाता है। तो इसका भी एक रेगुलेशन होना चाहिए था, जो अभी सरकार ने इस बिल में किया है। तो देखिए अगर इन सभी पॉइंट्स को आप 5 पॉइंट्स में कन्वर्ट करोगे तो आपको ये पॉइंट मिलेंगे। अब अगर मान लीजिए यूपीएससी में क्वेश्चन आता है तो इन 5 पॉइंट्स को आप लिखोगे हेडिंग के तौर पे, बाद में ऐसे एरो लगा के इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, एक एक दो पॉइंट। ये 5 पॉइंट ही है कि देखिए नेगेटिव एटीट्यूड काफ़ी ज़्यादा होता है, स्टिग्मा की हमने बात करी। दूसरा, ये जो है नेगलेक्ट होता है मेंटल हेल्थ केयर पेशेंट्स का, जैसे हमने बात की कि आईसीयू में उनको बेड नहीं प्रोवाइड किया जाता। तीसरा, रैम्पेंट एब्यूज़ होता है। चौथा, अनचेक्ड इनह्यूमन प्रैक्टिसेस, बिल्कुल एक प्रकार से किस प्रकार से इंजेक्शन लगाया जाए या फिर किस प्रकार से ईसीटी का उनको प्रोसीजर उन पे अपनाया जाता है, तो इन सभी चीज़ों में काफ़ी एब्यूज़ होता है इन प्रोसेस। पाँचवा पॉइंट ये है कि जो रेड्रेसल या फिर वीक रेड्रेसल होता है या फिर जो इन्फोर्समेंट होता है इन सभी चीज़ों का, वो काफ़ी कमज़ोर इन्फोर्समेंट होता है। कोई प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो पाती कि जो अथॉरिटीज़ हैं वो प्रॉपर ढंग से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही हैं नहीं, या फिर नहीं कर रही मेंटल हेल्थ केयर पेशेंट्स को। वे फॉरवर्ड में क्या आता है, देखिए वैसे तो काफ़ी जो ट्रीटमेंट गैप है काफ़ी कम हुआ है, और इसका श्रेय जाता है जिस प्रकार से मेंटल हेल्थ केयर की जो से रिलेटेड जो लिटरेसी आई है उसको, और काफ़ी रिडक्शन आया है क्योंकि कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम हो गई है। आज विलेज लेवल पे भी कई तरह के स्पेशलिस्ट हैं वो उपलब्ध हैं। और लेकिन ये कहते हैं कि देखिए पब्लिक रिसोर्सेज को और ज़्यादा डिवोट करने की आवश्यकता है, और ज़्यादा डेडिकेटेड पब्लिक रिसोर्सेज का एलोकेशन होना चाहिए, और रीस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए जो भी मेंटल हेल्थ केयर से रिलेटेड सर्विसेज हैं उनकी। और देखिए सबसे बड़ा जो रोल होता है ना, कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है मेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज को प्रोवाइड करने में, क्योंकि हॉस्पिटल से एक लेवल के बाद में ज़्यादा मदद नहीं कर सकते। लेकिन जो कम्युनिटी है, अब मान लीजिए कोई मेंटल हेल्थ केयर से पीड़ित हैं, तो आसपास के जो पड़ोसी हैं या फिर कम्युनिटी के जो लोग हैं उस पेशेंट को अच्छे से ट्रीट करें या फिर अपना योगदान दें कि उसकी सिचुएशन में इंप्रूवमेंट लाई जा सके, तो आप सोच के देखिए कितना ज़्यादा फायदेमंद होगा मेंटल हेल्थ केयर पेशेंट्स को। तो कम्युनिटी का रोल काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होना चाहिए, कम्युनिटी के अंदर में अवेयरनेस लाने की आवश्यकता है, और ज़्यादा इससे भी ज़्यादा मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो लिटरेसी है उसको बढ़ावा देने की आवश्यकता है। हालांकि काफ़ी बड़ी है लेकिन इसे और भी बढ़ाया जाए, और प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। सारे के सारे जो बिल अभी सरकार ने पास किया है इसके प्रोविजंस को लेकर प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। तो बस यही है, इसके ऑब्जेक्टिव्स को इन्फोर्समेंट करने की भी आवश्यकता है। अगला देखिए, फ्रांस और इंडिया के रिलेशंस को लेकर ये आर्टिकल है। एक फ्रांस का मिशन जीने डी आर्क या इंडिया की यात्रा पर आया, ये मुंबई पोर्ट पे आया। ये मिशन काइंड ऑफ शिप है, और 29 मार्च से 3 अप्रैल के बीच में ये आया, और ये आया था जिबूती एक आइलैंड है इंडियन ओशन के अंदर में। और देखिए इसके बाद में ये जाएगा वियतनाम। अब ये आर्टिकल कहता है कि देखिए 3rd कंसेक्यूटिवली विजिट है ये फ्रांस के एक मिशन की इंडियन ओशन में, साउथ सी में और पैसिफिक रीजन में। और इससे पहले भी 2 बार ये जो फ्रांस का मिशन है भारत के पोर्ट्स पे आ चुका है।
पहले ये विशाखापट्टनम के पोर्ट पे आए 2015 में, कोची के पोर्ट पे आए 2016 में, और 2017 के में मुंबई पोर्ट पे आए। तो कहने का मतलब ये है कि फ्रांस की नेवी का इंडियन नेवी के साथ में कोऑपरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। यमन में भी जब हमने भारतीयों को इवैक्यूएट किया था, वहाँ पे भी भारत और फ्रांस ने एक प्रकार से कोऑर्डिनेट किया था ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ को लेके। इसको कहते हैं HADR। ये देखिए, ये इंडियन ओशन है। यहाँ पे ना एक आइलैंड है फ्रांस का, रीयूनियन आइलैंड्स। यहाँ पे देख लीजिए, ये मदागास्कर के साथ में इंडियन ओशन में ना एक आइलैंड है रीयूनियन, ये फ्रांस का है। यहाँ पे फ्रांस के लोग रहते हैं, तो इसलिए भी फ्रांस के लिए जो इंडियन ओशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, काफ़ी इनरिचनिंग इंटरेक्शंस होती है जब भी किसी दूसरे देश का मिशन हमारे देश में आता है, तो काफ़ी तरह का एक प्रकार से सीखने को मिलता है दोनों नेवीज़ को एक दूसरे से। और पिछले 2 सालों में जो ये रिलेशनशिप है उसने तो एक स्पेशल डायमेंशन ले ली है। काफ़ी स्विफ्ट डेवलपमेंट हो रही है कोऑपरेशन को लेकर दोनों कंट्रीज़ के बीच में। काफ़ी मुद्दों पर हमारे जो इंटरेस्ट हैं सेम है, जैसे टेररिज्म से किस प्रकार से लड़ना है, या फिर मैरीटाइम सिक्योरिटी को किस प्रकार से स्ट्रेंथन करना है। और अभी देखिए, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको याद होगा 26/11 यानी मुंबई में जो अटैक हुआ था, वहाँ पे जो आतंकवादी है वो समुद्र के रास्ते भारत में आए थे, तो इसलिए मैरीटाइम जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक एक्सरसाइज का नाम है जो कि इंपॉर्टेंट है, भारत और फ्रांस के बीच में वरुणा एक्सरसाइज होती है, और अगले महीने का अगला जो एडिशन है वरुणा एक्सरसाइज का उसको भी कंडक्ट किया जाएगा। और जो मिलिट्री कोऑपरेशन है वैसे भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। राफेल जो हमने वहाँ के एयरक्राफ्ट है फ्रांस के, 36 राफेल एयरक्राफ्ट हम फ्रांस से खरीदने वाले हैं। इस प्रकार का एग्रीमेंट हमने फ्रांस के साथ में साइन किया था। और वे फॉरवर्ड यही है कि देखिए, फ्रांस जो है उनके काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट है इंडियन ओशन के अंदर में। वही सेम बात, रीयूनियन आइलैंड है, 2.8 मिलियन यानी 28 लाख स्क्वायर किलोमीटर का EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये देखिए, ये आइलैंड की इंपॉर्टेंस ना इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि आइलैंड के आसपास हमने वो डिस्कस किया था, आपको याद होगा 200 माइल्स का EEZ होता है, यानी इस आइलैंड के 200 माइल्स तक के जो मेरीन रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं फ्रांस वाले। ना सिर्फ फ्रांस वाले, मतलब हर जगह ही है। अगर मान लीजिए मदागास्कर है तो 200 माइल्स तक ये मदागास्कर वाले कर सकते हैं, यानी हर एक चीज़ के लिए अप्लाई होता है। हमारे इंडिया के साउथ इंडिया में 200 माइल्स तक हम भी अपने जो रिसोर्सेज हैं, कोई भी रिसोर्सेज, मरीन रिसोर्सेज, पेट्रोलियम, कुछ भी है, उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और उनको एक प्रकार से यूज में ला सकते हैं। तो इसलिए ये आइलैंड्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और एक और जो बात आती है कि देखिए, इस पूरे रीजन में जो सी ट्रैफिक है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। इस पूरे इंडियन ओशन में जो इंडिया है वो टॉप मोस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है फ्रांस का, और हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो सेम है। हम दोनों देश हैं वो एक ही बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के लेके बात करते हैं और इस मांग को सपोर्ट करते हैं, और इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करना चाहिए सभी देशों को। इस प्रकार में भी जो वैल्यूज़ हैं हमारे दोनों देशों की सेम हैं। और फ्रांस और इंडिया देखिए, इस पूरे मुद्दे पर इंडियन ओशन के में काफ़ी ज़्यादा और भी कोऑपरेशन को बढ़ावा दे सकते हैं, और हमारे जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं वो सेम है, तो काफ़ी कुछ ज़्यादा किए जाने की आवश्यकता है। ये आर्टिकल यही कहता है। तो बस आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।